हाय फ्रेंड्स, गलवान घाटी में भारत और चीन की झड़प के बाद यह तो साबित हो गया है कि इन दोनों ही देशों के बीच संबंध बेहद जटिल हो चले हैं। हाथी और ड्रैगन में आखिर कौन भारी है? क्या हाथी ड्रैगन को जोरदार पटकनी दे सकता है? वर्ष 1950 से ही इन दोनों के रिश्तों में दरार चली आ रही है। 1962 की जंग के बाद तो यह दरार और भी गहरी होती चली गई। 1970 के दशक तक चीन भारत से बहुत पीछे था। वर्ष 1960 में चीन का जीडीपी 128.3 अरब डॉलर था और भारत का 148.8 अरब डॉलर। लेकिन 1978 में चीन जो भारत से आगे निकला तो वह निकलता ही चला गया। इस तरह चीन आर्थिक मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ता रहा और विश्व बाजार में उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बना ली। आज विश्व बाजार के अधिकतर बाजार चीनी सामान से अटे पड़े हैं और यही कारण है कि चीन अब हर ओर अपनी आंखें दिखा रहा है। एक ऐसे समय में जबकि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है और उसी समय में चीन के दांवपेचों से अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। आखिर क्या कोई ऐसी तरकीब, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे उसे उसी के तरीकों से पस्त किया जा सके? अगर इतिहास खंगाल कर देखा जाए तो हम पाएंगे कि हमारे पास वह रणनीति मौजूद है। बहुत समय पहले से चाणक्य ने अर्थशास्त्र में ऐसी सभी नीतियों को बताया हुआ है जिससे ड्रैगन को हराया जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हर तरह के युद्ध, नीति और राजनीति का तोड़ है। चीन अपने ही राज्य के सुन जू की रणनीतियों से बेहद प्रेरित है और वह अपनी युद्ध कला में आज भी उन्हीं रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। सुन जू ने अपनी फेमस बुक द आर्ट ऑफ वॉर में इस तरह की रणनीतियां बताई हुई हैं जिनका प्रयोग करने पर कभी भी हार नहीं मिलती। जिस तरह चीन आज भी सुन जू की रणनीतियों से प्रेरित है, उसी तरह से हमें भी चीन को परास्त करने के लिए चाणक्य की ही नीतियों पर चलना चाहिए। चाणक्य ने बहुत पहले ही कह दिया था कि दुश्मन से दोस्त बने व्यक्ति पर कभी भी आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। सुन जू युद्ध कला की नीतियों में कहते हैं कि हर युद्ध कला का आधार है छल, यानी कि आपको इस तरह से छल करना चाहिए कि व्यक्ति समझ ही ना पाए। जब आप युद्ध के लिए तैयार हो तो दूसरे देश को लगना चाहिए कि आप युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, और जब आपके पास युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री हो तो दूसरे देश को यह आभास कराना चाहिए कि आपके पास सामग्री ही नहीं है। और इस तरह से जब देश यह महसूस करेगा तो वह कंफ्यूज हो जाएगा। चीन अपनी इन्हीं रणनीतियों का प्रयोग कर रहा है। अगर हम याद करें तो चाणक्य ने भी युद्ध और शत्रु पर विजय पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद इन्हीं चारों नीतियों के बारे में बताया था कि साम, दाम, दंड, भेद शत्रु को अवसर और स्थिति के अनुरूप देखकर उस पर प्रयोग करना चाहिए और फिर इसी के आधार पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। भारत सदियों से विश्व के सामने अहिंसा एवं आदर्श का एक ज्वलंत उदाहरण रहा है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब बाज बनकर शत्रु पर झपटना पड़ता है। और ड्रैगन पर हमला करने के लिए तो भारत को बाज की आंख, शेर की ताकत और हाथी की बुद्धि, इन तीनों का ही इस्तेमाल एक साथ करना होगा। चाणक्य कहते थे कि यदि शत्रु निर्बल हो तो उस पर तरस खाना चाहिए, लेकिन यदि शत्रु तेज तर्रार, चालबाज और धोखेबाज हो तो फिर उस पर हर तरह की रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। चीन का व्यापार भारत में काफी फैला हुआ था और अब 59 ऐप पर पाबंदी लगाने से चीन बौखला उठा है और वह सुन जू की नई रणनीतियों को तलाश करने में लगा हुआ है। यदि चीन सुन जू की रणनीतियों पर चलकर पूरे विश्व में अपनी दहशत फैला सकता है तो फिर उसको नियंत्रण में लाने के लिए हम अपने देश के महान गुरु चाणक्य की नीतियों का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। और आज वक्त है कि चाणक्य की नीतियों का प्रयोग करके ही ड्रैगन को काबू में लाया जा सकता है। चाणक्य ने बहुत पहले यह कह दिया था कि जो भी अर्थशास्त्र का चतुराई और बुद्धि के साथ प्रयोग करेगा उसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि चीन को चाणक्य की नीतियों के अनुसार जवाब दिया जाए और उसके नापाक इरादों को तुरंत ही रोक दिया जाए। भारत हमेशा से सूरज था और सूरज बनकर ही वह चारों ओर चमकता रहेगा और सबको अपनी रोशनी देता रहेगा। इस बारे में आप अपने कमेंट और विचार देना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।